मेरा नाम रितिका है। मैं कॉलेज से वापस आ रही थी कि अचानक किसी ने मेरी तरफ कोई चीज़ फेंकी और वह खुद भाग गया। मैंने देखा तो वो पत्थर में लिपटा एक ख़त था। मुझे बहुत हैरानी हुई थी कि ऐसा कौन कर सकता है। मुझे कौन खत दे सकता है? कहीं किसी ने धोखे से किसी और की जगह मुझे तो नहीं एक खत दे दिया। मैं सोच में पड़ गई, देखूं या नहीं। फिर मैंने पत्थर से लिपटा वो कागज़ निकाल लिया और जल्दी से बैग में डालकर अपने घर की तरफ बढ़ गई। कमरे में आते ही मैंने जल्दी से दरवाज़ा बंद किया और ख़त खोलकर पढ़ने लगी। मगर यह क्या, वो कागज़ तो बिल्कुल खाली था। मुझे बहुत गुस्सा आया, लगा कि शायद किसी ने मेरे साथ मजाक किया है। मैंने गुस्से से वह कागज़ डस्टबिन में फेंका और दरवाज़ा खोलकर बाहर आ गई। खाना वगैरह खाकर मैं अपनी छोटी बहनों के साथ व्यस्त हो गई। जब कुछ देर के बाद कमरे में वापसी हुई तो मुझे हैरत हुई, क्योंकि डस्टबिन तो बिल्कुल खाली था। मैंने सोचा शायद मेरी माँ ने सफाई की है, तभी वो कूड़ा उठाकर ले गई। मैंने इतना ध्यान नहीं दिया और अपनी पढ़ाई में लगी रही। रात को मैं मेरी माँ को दवाई देने के लिए उनके कमरे में गई तो मुझे वही कागज़ नज़र आया जो मैंने अपने कमरे की डस्टबिन में फेंका हुआ था। वो इस वक्त माँ के कमरे के एक कोने में पड़ा हुआ था। मुझे समझ नहीं आया कि क्या मेरी माँ मेरे कमरे में सिर्फ यह कागज़ लेने के लिए आई थी, और इस कागज़ के टुकड़े का माँ के कमरे में होने का आखिर क्या कारण है। लेकिन मैंने माँ से कुछ नहीं पूछा और अपने कमरे में आ गई। हम तीनों बहनें एक ही कमरे में सोया करती थी और माँ दूसरे कमरे में अकेली होती थी। मैंने बहुत बार माँ को कहा कि आप अपने साथ मुझे या किसी और बहन को सुला लिया करें, लेकिन वे हमेशा मना कर देती थी। अगले दिन जाने क्यों मैंने कॉलेज से छुट्टी ले ली। मैंने महसूस किया कि मेरी छुट्टी करने की वजह से मेरी माँ काफ़ी परेशान लग रही है। वे बार बार मुझे कह रही थी कि तेरी तबीयत तो बिल्कुल ठीक है, फिर तू कॉलेज क्यों नहीं गई? अभी भी वक्त है, चली जाओ, छुट्टी मत करो। मैं माँ को हैरानी से देख रही थी, लेकिन मैं खुद भी नहीं जानती थी कि मेरी छुट्टी करने की वजह क्या है। मैं अपने कमरे में पड़ी रही। माँ कहने लगी कि मैं एक ज़रूरी काम से ज़रा बाहर जा रही हूँ, दरवाजे को बाहर से ही ताला लगा कर जाऊँगी, कुछ देर में वापस आ जाऊँगी, तुम परेशान मत होना। मेरी नज़र घड़ी पर पड़ी तो 10 बज रहे थे। मुझे ऐसा लगा कि जैसे ये सब कुछ एक प्लान था। शायद वे कागज़ मेरे लिए नहीं बल्कि मेरी माँ के लिए था, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से माँ का रवैया काफ़ी बदला बदला सा लग रहा था। मैं ये सोचते सोचते फिर से परेशान हो गई और अब अपने आप को डांटा कि मैं अपनी माँ के खिलाफ इस तरह गलत बातें क्यों सोच रही हूँ। हो सकता है कि ऐसी वैसी कोई बात ही ना हो, वह अपनी किसी सहेली से मिलने गई हो। ज़रूरी तो नहीं कि मैं जो सोच रही हूँ ऐसा ही हो। हम तीनों बहनें थीं, हमारा कोई भी भाई नहीं था। हम तीनों के बचपन में ही हमारे पिता ने अपना देश छोड़ा और ख़ुद परदेश चले गए। मैं तब 5 साल की थी और मेरी छोटी बहन 3 साल की, जबकि सबसे छोटी 1 साल की थी। हम लोग पहले तो दादा दादी के साथ ही रहा करते थे, मगर जब मेरे पिता बाहर चले गए तो माँ ने अलग घर ले लिया। हम किराए पर रहने लगे। मुझे तो अब इतना याद नहीं, लेकिन मैं ये ज़रूर जानती हूँ कि ज़िंदगी बहुत अच्छे से गुजरने लगी थी। हम बहनों ने एक अच्छे स्कूल में दाखिला ले लिया और पापा के साथ भी फ़ोन पर बात होती रहती थी। जैसे जैसे हम बहनें बड़ी हो रही थी, हमें अपने पापा से मिलने का शौक़ भी बढ़ता जा रहा था। लेकिन अभी तक हमारे पापा ने अपने देश का एक चक्कर भी नहीं लगाया। अब आहिस्ता आहिस्ता उनके कॉल्स आना भी कम होने लगा। हम शिकवा करते तो हमारी माँ समझाती कि परदेश में बहुत मेहनत करनी पड़ती है। अचानक एक रात माँ हम तीनों बहनों को कहने लगी कि आज तुम तीनों छत वाले कमरे में सो जाओ। मैंने हैरान होकर पूछा, माँ क्यों? तो माँ कहने लगी, बस तुम कोई भी सवाल जवाब मत करो, अपनी बहनों को लेकर ऊपर वाले कमरे में सो जाओ। मुझे घर की सफाई करनी है, फर्श धोना है, तुम तीनों में से कोई भी नीचे ना आए। मेरी छोटी दोनों बहनें इतनी समझदार नहीं थी, बस मेरे ही दिमाग में कुछ खटक रहा था, कुछ तो गलत है, ऐसा एहसास हो रहा था। खैर हम तीनों बहनें
ऊपर वाले कमरे में ही सो गए। हम छोटे थे तो इतना कुछ गौर नहीं किया। पूरा हफ्ता ठीक से गुजरा। फिर संडे की रात दोबारा से वही काम हुआ। माँ हमें आकर कहने लगी कि तुम तीनों छत पर चली जाओ, जाकर ऊपर सो जाओ, मुझे नीचे की सफाई करनी है। मैंने कहा, माँ आप रहने दे, मैं सफाई कर देती हूँ। तो माँ मुझे घूर कर कहने लगी कि तुम्हें जो कहा है बस वही करो। अपनी बहनों को लेकर छत पर चली जाओ और कोई भी नीचे मत आना। मैं अपनी बहनों को लेकर ऊपर आ गई। इनके सोने के बाद मैं खुद भी सोने की कोशिश करने लगी, लेकिन मुझे नींद नहीं आ रही थी। सोचा कि नीचे जाकर माँ की सफाई में मदद ही कर देती हूँ। मैं सीढ़ियाँ उतर कर नीचे आई तो मुझे काफ़ी हैरानी हुई, क्योंकि नीचे तो माँ थी ही नहीं, ना ही कोई सफाई हो रही थी, बल्कि माँ के कमरे का दरवाज़ा अंदर से बंद था और माँ की अजीब सी आवाज़ सुनाई दे रही थी। मैं भाग कर डरते हुए ऊपर आ गई। मैंने माँ से कुछ भी नहीं कहा, क्योंकि अब माँ से हमें डर लगने लगा था। इसके बाद हर संडे को यही तमाशा होता रहा। माँ हमें ऊपर भेज देती और ख़ुद अपने कमरे का दरवाज़ा बंद कर लेती, और इसके बाद कमरे से सारी रात अजीबोगरीब आवाज़ें आती रहती। मैंने हिम्मत करके एक दो बार माँ से पूछ लिया, लेकिन वो टाल मटोल करने लगी कि तुम्हारा वहम है, ऐसी तो कोई बात नहीं, मैं तो टीवी देखती हूँ, फिल्म लगी होती है तो शायद इस वजह से तुम्हें यूँ महसूस होता हो। फिर आहिस्ता आहिस्ता मैं सब कुछ भूल गई। मैट्रिक पास कर लिया और कॉलेज में दाखिला ले लिया। आजकल मैं 3rd ईयर में थी और यही कोशिश कर रही थी कि जल्दी से जल्दी मेरा बीए हो जाए तो मैं कहीं छोटी मोटी नौकरी शुरू करके अपने खुद के बोझ उठाने शुरू कर दूं। लेकिन अब मुझे महसूस हो रहा था कि फिर से वही सब कुछ शुरू हो गया है जो मेरे बचपन में होता था। तब तो मैं नासमझ थी, मुझे सही और गलत का अंदाज़ा नहीं हो पाता था। लेकिन अब मुझे जब सब कुछ याद आने लगा तो मैं समझ गई कि तब भी ज़रूर कुछ गलत ही था और आज भी कुछ गलत ही हो रहा है। मगर इस बात पर यकीन करना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो रहा था। लेकिन फिर मैंने सोचा कि मेरे पास कोई सबूत ही नहीं है, ऐसे में अपनी माँ पर इल्ज़ाम नहीं लगा सकती, और ये भी तो हो सकता है कि मेरी सोच ही गलत साबित हो जाए। तो पहले मुझे ये कन्फर्म कर लेना चाहिए कि असली माजरा क्या है। माँ की वापसी 2 बजे के करीब हुई तो वे बहुत खुश लग रही थी। थोड़ी देर बाद मैंने देखा कि माँ मोबाइल लेकर कमरे में चली गई। मैंने जाकर देखा तो वो फ़ोन पर किसी से हंसकर बातें कर रही थी। अब तो मेरा शक यकीन में बदल चुका था। मैंने सुनने की कोशिश की तो शायद माँ दोबारा मिलने की बातें कर रही थी। मैंने टाइम नोट कर लिया। वो 2 दिनों के बाद एक रेस्टोरेंट में मिलने का प्लान कर रही थी। मैंने सोच लिया था कि इस बार तो माँ को रंगे हाथों पकड़ूंगी और सब कुछ साफ हो जाएगा कि आखिर इतने वर्षों से ये सब छुपन छुपाई चल क्या रही है। मैं खुद भी नहीं सोचना चाहती थी कि मेरी माँ ऐसी भी हो सकती है। मैं सोच रही थी कि मुझे माँ के कमरे की तलाशी लेनी चाहिए, शायद कोई सुराग मिल जाए। लेकिन दिक्कत यह थी कि माँ तो हर वक्त घर पर ही होती थी, तो मैं इनके होते हुए ये काम कैसे कर सकती थी। शायद किस्मत भी मेरा साथ दे रही थी कि अगले दिन माँ मुझे कहने लगी कि मुझे सामने वाली पड़ोसन के साथ बाजार जाना है, उनको अपनी शादी की शॉपिंग करनी है, तो हो सकता है हमें काफ़ी देर हो जाए, तो तुम लोग खाना वगैरह बनाकर खा लेना। इससे अच्छा मौका भला मेरे हाथ कैसे लग सकता था। मैंने माँ के जाते ही उनके कमरे की तलाशी लेनी शुरू कर दी, और जो चीज़ मुझे मिली वह देखकर मेरे कदमों तले से ज़मीन ही निकल गई। ऐसा लगा कि कमरे की छत मेरे सिर पर आ गिरी है। मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी कि इतनी बड़ी हकीकत मेरी माँ ने हम लोगों से छुपाई है। मेरे बाबा और माँ के बीच तलाक हो चुका था और इस बात को माँ ने हमें बताया ही नहीं। मैंने ध्यान से तारीख देखी तो हैरत का एक और झटका लगा, क्योंकि यह तब की बात थी जब मैं 10 साल की थी। मैं हिसाब किताब लगाने लगी तो इसका मतलब यही हुआ कि जब बाबा एक बार हमसे मिलने इंडिया आए थे तो उस वक्त पापा और माँ के बीच तलाक हो चुका था। शायद इसीलिए वे अलग अलग कमरों में सोते थे। फिर जो कुछ भी हर संडे की रात हमारे घर में होता था, इसका मतलब था कि वह सभी माँ के तलाक के बाद की ही बातें थी।
मैंने तो अपना सर पकड़ लिया। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि अब मैं क्या करूं। माँ ने हमसे इतनी बड़ी बात क्यों छुपाई? यह बात छुपाने का मकसद क्या था? मेरे पापा ने भी हमें कुछ नहीं बताया था, बल्कि वह दोनों तो हमारे सामने ऐसे जाहिर करते थे कि इन दोनों के बीच कोई दिक्कत ही नहीं। तलाक के पेपर देखकर मेरी हिम्मत ही नहीं पड़ी कि मैं और तलाशी ले सकूं। आखिर इससे बड़ी बात क्या हो सकती थी? इससे बड़ा सबूत तो मुझे कोई मिल ही नहीं सकता था। अब मैं इस इंतजार में थी कि जैसे ही कल माँ उस आदमी से मिलने जाएंगी तो मैं भी इनका पीछा करूंगी और अपनी आंखों से देखूंगी कि वह कौन शख्स है जिसकी वजह से हमारा घर बिखर गया। माँ का तलाक का पेपर मैंने वहाँ पर ही रख दिया जहाँ से उठाया था। माँ रात को देर से वापस आई और आके कमरे में चली गई। थोड़ी देर के बाद मेरी छोटी बहन आकर मुझे कहने लगी, अम्मा मोबाइल मांग रही हैं, शायद उनको फिर से किसी से बात करनी थी। मैं उनकी बात सुनने के लिए दबे कदमों उनके कमरे की तरफ गई, लेकिन मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया। सिर्फ एक ही लफ्ज बार बार सुनाई दे रहा था, शादी। ये सुनकर मेरे रंग उड़ गए कि मेरी माँ क्या दूसरी शादी कर रही है। लेकिन इसके बाद कोई बात समझ नहीं आई। अगले दिन माँ कहने लगी कि आज तुम कॉलेज जाओगी ना? मैंने बहाना बना दिया, माँ आज मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही है, नाश्ता करके दवाई खाऊंगी और फिर से सो जाऊंगी। मैंने पहले ही ताला और चाबी छुपा दी थी, क्योंकि मैं जानती थी कि अगर माँ बाहर जाएंगी तो वह ताला बाहर से लगा देंगी। लेकिन अगर मैं ताला चाबी छुपा दूंगी तो उन्हें मजबूरी में मुझे ये कहना पड़ेगा कि मैं दरवाजे को अंदर से बंद कर लूं, और यही हुआ। बहुत कोशिश के बावजूद भी माँ को ताला चाबी नहीं मिली, तो वह मुझे कहने लगी कि मैं उठकर दरवाज़ा अंदर से बंद कर लूं। मैंने ऐसा ही किया। जैसे ही माँ ने गली का मोड़ काटा, मैंने जल्दी से दुपट्टा लिया और दरवाजे को बाहर से ताला लगाकर चोरी छुपे माँ के पीछे जाने लगी। मेरा अंदाज़ा सही साबित हुआ। वह एक रेस्टोरेंट में चली गई। वहाँ पर पहले से ही एक आदमी बैठा हुआ था। माँ जाते ही बड़ी खुशी से उससे बातचीत करने लगी और उसके सामने बैठ गई। अब तो सब कुछ मेरी आंखों के सामने था और किसी सबूत की ज़रूरत ही नहीं थी। मैं गुस्से से उनके पास चली गई। मुझे अपने सामने देखकर माँ के चेहरे पर हैरत छा गई और पूछने लगी कि मैं यहाँ पर क्या कर रही हूँ। मैंने बदतमीजी करते हुए कहा कि यह तो आप मुझे बताएं कि आप यहाँ पर इस गैर मर्द के साथ क्या कर रही हैं। अभी मैंने सिर्फ इतनी ही बात की थी कि माँ ने एक जोरदार थप्पड़ मेरे चेहरे पर लगाया और रोते हुए कहने लगी कि अब तुम इतनी बड़ी हो गई हो कि अपनी माँ के किरदार पर शक करोगी। तो मैंने भी चीखते हुए कहा कि शक नहीं करूं तो क्या करूं। मुझे आज भी बचपन की वह सारी बातें याद हैं। हर संडे की रात जो तमाशा आप घर में दोहराती थी, वह सब क्या था? और आप इस गैर मर्द से चोरी छुपे क्यों मिल रही हैं? इससे फ़ोन पर शादी की बातें करती हैं। माँ ये सारी बातें सुनकर जैसे ढह सी गई, एकदम से कुर्सी पर बैठ गई, दोनों हाथों से मुंह छुपा लिया और रोने लगी। मैंने नफरत से मुंह मोड़ लिया और वापसी के लिए कदम बढ़ाने ही लगी कि माँ ने मेरा हाथ पकड़कर रोक लिया और कहने लगी कि मैं कभी सोच भी नहीं सकती कि इतने सालों से मेरे खिलाफ इस कदर गलत बातें भर रखी है। तुम बैठो, आज मैं तुम्हें सब कुछ सच सच बताती हूँ। मुझे अपने सामने कुर्सी पर बैठाकर माँ कहने लगी कि तुम्हारे बाप ने परदेश जाने के कुछ ही साल बाद वहीं की एक औरत से शादी कर ली। मैं यह बात जानती थी, लेकिन मैंने कुछ नहीं कहा। मैं चुपचाप सह गई। वह औरत तुम्हारे बाप को हमसे बात भी नहीं करने देती थी, इसीलिए जब उन्हें मौका मिलता वे छुप कर हमें कॉल कर लेता। आहिस्ता आहिस्ता वह भी उस औरत का ही होकर रह गया। इसी दौरान मेरी तबीयत बिगड़ गई। जब चेकअप करवाया तो पता चला मुझे तो कैंसर है, लेकिन डॉक्टर ने तसल्ली दी कि कीमोथेरेपी करवाने के बाद आहिस्ता आहिस्ता मैं ठीक हो जाऊंगी। मैंने यह बात बताने के लिए तुम्हारे बाप को फ़ोन किया, लेकिन हमारी बातें उसकी दूसरी पत्नी ने सुन ली और उसे यह लगा कि शायद अब मेरे इलाज के लिए मेरा पति भारी रकम इंडिया न भेजा करे, इसलिए मुझे तलाक दिलवा दिया। मैं खामोश रही क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि तुम लोगों के दिमाग में अपने बाप के प्रति गलत विचार पैदा हों। हर संडे की रात डॉक्टर घर आकर मेरा इलाज करती थी।
कीमोथेरेपी से होने वाली तकलीफ़ इतनी होती थी कि मेरी चीखें निकल जाती थी। मैं नहीं चाहती थी कि तुम लोग अपनी माँ की तकलीफ़ को देखो, इसलिए तुम लोगों को छत पर भेज देती थी। कुछ सालों तक मेरा इलाज जारी रहा और फिर मैं ठीक हो गई। रही बात मेरे सामने बैठे आदमी की, तो यह मेरा मुंह बोला भाई है। बरसों बाद देश वापस लौटा है। बचपन में भी जब ये हमारे घर आता था तो आने से पहले पत्थर में एक कागज़ लपेटकर फेंका करता था। उस दिन जब तुम कॉलेज से वापस आ रही थी तो इसे लगा कि वो मैं ही होऊंगी, तो मुझे सताने और बचपन की याद ताज़ा करने के लिए इसने ऐसा किया। लेकिन जब उसने तुम्हारी शक्ल देखी तो ये वहाँ से चला गया और फिर मुझे फ़ोन करके बताया। मैं इसके बेटे से तुम्हारी शादी की बात कर रही थी, तभी यहाँ पर इसके बेटे से मिलने आई कि अगर मुझे वह पसंद आया तभी मैं बात आगे बढ़ाऊँ, वरना नहीं। यही मेरी कहानी है और तुम जाने क्या क्या समझती रही। अगर मुझे दूसरी शादी करनी होती या किसी से रिश्ता ही कायम करना होता तो तब ना कर लेती जब मेरी उम्र थी और तुम लोग छोटी थी। अब इस बुढ़ापे में आकर मैं क्या करूँगी। माँ की जुबानी सारी बात सुनकर मुझे बहुत ही शर्मिंदगी हुई। मैं माँ के पैरों में गिरकर माफ़ी मांगने लगी। माँ ने मुझे माफ़ कर दिया, लेकिन मैंने सबक सीख लिया कि आज के बाद किसी के खिलाफ भी गलत विचार नहीं रखूँगी। इंसान अक्सर जो कुछ अपनी आंखों से देखता है उसे सच मान लेता है, लेकिन वो अधूरा सच होता है। तो आपको ये कहानी कैसी लगी, कृपया कमेंट में ज़रूर बताएं और कहानी पसंद आई हो तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।